हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। हमारी क्लास 8 का जो पॉलिटिकल साइंस चल रही है उसके 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है न्यायपालिका, जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। अब आप इसमें क्या समझेंगे कि न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है। लास्ट आपने जो चैप्टर में समझा था वो समझा था आपने पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में, किस तरीके से संसद बनती है, कौन कौन सांसद बनते हैं, किस तरीके से लीडर्स हैं जो इंडिविजुअली डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ आपने लास्ट चैप्टर में समझा था। आज आप पूरे चैप्टर में न्यायपालिका के बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी ये आपके 4 चैप्टर्स और हो जाएंगे। उसके बाद आपकी 6, 7 और 8 तीनों की पॉलिटिकल साइंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी हिस्ट्री में क्लास 6 का रिवीजन आपका हो चुका है। 7th और 8th आपका बचता है, वो भी आपकी क्लासेस में 1-2 दिन में ही स्टार्ट कर दूंगी। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी बचती है और लास्ट टाइम में आपके ज्योग्राफी में इतने अच्छी तरीके से आपको कराऊंगी ना कि आप साथ ही साथ समझते भी जाएंगे, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका लास्ट वीक बचता है उसमें आपकी मैराथन क्लासेस होंगी, जिसमें आपको एक क्लास में हिस्ट्री मिल जाएगी कंप्लीट, दूसरी क्लास में आपको पॉलिटी कंप्लीट मिल जाएगी और तीसरी क्लास में आपको ज्योग्राफी कंप्लीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका एसएसटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ये मैंने एक तरीके से आपको परफॉर्मा बता दिया है कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अपने नोट्स भी बनाइए और साथ के साथ वीडियोस भी देखते रहिए जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब न्यायपालिका क्या होती है। अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। भारत में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो काम होता है ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब अगर आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो ऐसा नहीं कि तुरंत आपको पकड़ा और आपको फांसी की सजा दी, ऐसा नहीं होता है। उसके कुछ तरीके होते हैं। पहले आपसे बात करेंगे, पूछताछ करेंगे, फिर आपको बाकी चीज़ें लेके जाएंगे, लास्ट में जाके आप कोर्ट में पेश करे जाते हो। ठीक है, कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था भी होती है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहाँ नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको न्याय चाहिए किसी चीज़ के लिए और आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो भी आप अदालत में जाकर उसके लिए याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि ये स्वतंत्र है। मतलब गवर्नमेंट का इस पर कोई इंटरफेयर, कोई प्रेशर नहीं है। अब आप समझेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। अब जैसे कि आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित जो सर्वोच्च न्यायालय है के बीच कोई संबंध है। इस चैप्टर में इसी तरीके के आपको सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। अब जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है न्यायपालिका की क्या भूमिका है। अब इसमें आ जाता है कि जो अदालत होती है वो बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है। वो ये तय कर सकती है कि ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर वो फैसला दे सकती है, वो किसी अपराध के लिए लोगों को सज़ा भी दे सकती है। अब न्यायपालिका के जितने भी काम होते हैं वो आप यहाँ पर आगे समझेंगे। जैसे कि इसमें पहला इसमें आ जाता है विवादों का निपटारा। मतलब न्याय व्यवस्था नागरिक एवं सरकार, 2 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की भी क्रियाविधि मुहैया कराती है। मतलब अगर जैसे सरकार है, राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, इनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी, उस विवाद का भी निपटारा न्यायपालिका करा देती है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या होता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है। इसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अब जैसे कि कोई कानून बन गया, ठीक है, अगर वो संविधान की ढांचे का जो संविधान में बना हुआ है उसका उल्लंघन कर रहा है तो इसको न्यायपालिका को ये अधिकार होता है कि वो उस कानून को रद्द कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन।
अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। मतलब अगर उसको ऐसा लगता है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। ये है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937-49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रेजेंस में हुआ करता था। इसे 58 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया था। मतलब 1958 में ये इमारत इस तरीके की बनाई गई थी। अब अगर हम आगे देखते हैं तो आता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। अब कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता हुआ दिखाई देता है। मतलब आप उसका ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वो उसी नेता की हिमायत कर रहा है। अब नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है, उसी की वजह से न्यायाधीश जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि हमेशा नेता के ही पक्ष पर फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहाँ अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हमारे जो संविधान में न्यायपालिका है उसको पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। अब क्या होते हैं, जितने भी ताकतवर लोग होते हैं, अब ताकतवर लोग क्या होते हैं, गरीब आदमी को परेशान करेंगे, लेकिन क्या उनके पास ताकत है, उनकी पहुंच है ऊपर तक लोगों से, तो वो क्या करते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं। अब लेकिन ये जो होती है ये स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके ऊपर किसी का जोर नहीं होता। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसे कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका, कार्यपालिका जैसी सरकारों की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। मतलब किसी भी तरीके का इंटरफेयर यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है। अगर हम अदालत की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती हैं और ना ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। अब शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो। इसे एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। अब न्यायपालिका क्या होती है कि इसकी स्वतंत्र अदालतों को भारी ताकत देती है। अब इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो अदालत में जाकर अपनी बात को रख सकता है या वो अदालत में जा सकता है। अब भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है, किस तरीके के कोर्ट होते हैं भारत में। अब 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। ठीक है, 3 स्तर हो गए। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालत होती हैं, जैसे जो कि ये वाला स्तर है, इस पर क्या है, इसमें बहुत सारी अदालत है। लोगों का सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ होता है वो यहीं से होता है। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? जिला अदालत। ठीक है। अब आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है, बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा हुआ होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होता है। मतलब पूरा इंडिया का तो एक है ही, लेकिन अलग अलग राज्य का भी एक उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। अगर हम किसी राज्य की बात करें तो सबसे ऊंची अदालत यही होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होती है। ठीक है, पहले हो गई उच्च न्यायालय, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। उसके ऊपर हो गई सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश की बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय लिया है तो जितनी भी अदालतें होती हैं, कितनी भी, चाहे वो डेली बेसिस पे लगने वाली हो, हर कोई उनकी बात को
मानता ही है, कोई भी उनकी बात को नहीं टाल सकता। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें, ये मद्रास का हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट की ये इमेज है यहाँ पर। अब बहुत सारे क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होती है। इसका मतलब ये होता है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। मतलब जैसे ऊपर की कोर्ट बनी हुई है और ये कोई डिसीज़न ले रही है, तो इसके नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं, जितनी भी अदालतें आती हैं, उन सबको इसकी बात माननी ही पड़ेगी। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है, तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अगर उसको लगता है कि इस अदालत में जो फैसला लिया गया है वो सही नहीं लिया गया, वो मेरे हित में नहीं है, तो वो क्या करता है, वो हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। अब अपील की व्यवस्था को समझने के लिए एक मुकदमे पर विचार करते हैं। लक्ष्मण कुमार और अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। अब 1980 में फरवरी के महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे, जहाँ लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। अब 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसी ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी। मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण का जो घर था उसके अंदर घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और सुधा के जी सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। लेकिन क्या हुआ, 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। मतलब नीचे वाली अदालत में फैसला हो गया था कि भाई जब उन्होंने उसके साथ इतना अत्याचार किया तो उनको तो सज़ा मिलनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। अब दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला, सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। ठीक है, अब नीचे वाली अदालत ने तो उनको सजा सुना दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी याचिका ऊपर हाई कोर्ट में दी। अब हाई कोर्ट में दी तो हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अब महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र संबंध जो आपने लास्ट उसमें पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि इस बात पर दुख है कि अदालत इस तरीके की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए। उच्च न्यायालय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर करी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी कि इस तरीके का एक लॉ बनाया जाए जिससे कि जितनी भी महिलाएं हैं उनको सपोर्ट मिल सके। अब 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण, उसकी माँ, भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। अब क्या किया, एक और उन्होंने सुधा के जो घर वाले थे उन्होंने फिर ये अपील करी कि गलत हुआ है। अब वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। अब पहले देखो, अब तीन अदालत हो गई। सबसे पहले जो निचली अदालत थी उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें लक्ष्मण की माँ और लक्ष्मण के भाई को तीनों को सज़ा सुनाई गई थी। उन्होंने अपनी जो वो थी याचिका थी, अपील थी, वो हाई कोर्ट में डाली। ठीक है, उसके बाद वहाँ से उन्हें क्या कर दिया गया, वहाँ से उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन अब उसके सुधा के जो पेरेंट्स थे उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। अब सुप्रीम कोर्ट फिर से निर्णय ले रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो हाई कोर्ट से अलग था। अब सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण, उसकी माँ को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। अब जो उसका भाई था उसको बरी कर दिया क्योंकि उसके पास सबूत नहीं थे, लेकिन लक्ष्मण जो कि सुधा का पति था और उसकी सास, उन दोनों को ही उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है। अगर
आप संतुष्ट नहीं हैं फैसले से कोर्ट के, ठीक है। अब विविध विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है? दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। अब फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फ़र्क समझने के लिए हम इस तालिका को पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। फौजदारी कानून और दीवानी कानून। फौजदारी कानून क्या होते हैं? ये एक ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी हो गया, दहेज हो गया, औरतों को तंग करना हो गया, हत्या हो गई। अब इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाती है, दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और फिर अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और उस पर जुर्माना भी लगा दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया फौजदारी कानून। अगर हम दीवानी कानून की बात करते हैं, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री हो गई, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद जितने भी होते हैं वो दीवानी कानून में होते हैं। अब प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब अदालत राहत की व्यवस्था करती है, जैसे कि अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत का यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और जितना भी किराया बचता है वो उसे वापस करे। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाता है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह भी अदालत में जा सकता है। अदालत की जो सेवाएं होती हैं वो हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि कानून प्रक्रिया कोई नहीं चाहता कि भाई हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इसलिए क्या होते हैं, वो मामले को ऐसे ही रफा दफा कर देते हैं। और वैसे भी कोर्ट में इतने सारे केसेस हैं आजकल, तो पता नहीं किसका नंबर कब आए, तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। अब कानूनी प्रक्रिया में न केवल पैसा और कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है बल्कि समय भी बहुत लगता है। वही बात मैंने अभी आपको कही कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता तो उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जानी इंसाफ पाने के उम्मीद के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब वो दिन के 100 रुपये कमाता है, उसी से वो अपनी रोज़ी रोटी, अपने बच्चों का पेट पालता है। पहले तो वो वकील करे है, वकील की फ़ीस दे, सुबह दिन रात वहाँ के चक्कर लगाए, फिर भी फैसला उसके हित में ना है। अगर वो लड़े झगड़े कुछ करे तो वो तो वैसे ही फिजिकली मेंटली इतना ज़्यादा टूट जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय से न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। अब न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, ठीक है। अब ये याचिका क्या थी? याचिका उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप निचली की अदालत में ही है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। मतलब अगर आप टेलीग्राम भेज देते हैं, आप चिट्ठी भेज देते हैं, तो भी आपकी याचिका मानी जाएगी। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। बंधुआ मजदूरों की अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया। अब आप एक और चीज़ जानते होंगे कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। अब यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से यहाँ पर खाना खा रहे हैं। अब 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारे गेहूँ चूहों की चपेट पे चढ़ गया, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब अगर हम आगे देख लेते हैं, आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुसार 21 की व्यवस्था करने के बाद यह कहा कि जीवन के अधिकार
में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य का आदेश दिया कि ये वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने की आवश्यकता के लिए कदम उठाए। अब अदालत के कुछ ऐसे फैसले भी रहे जिन्होंने आम लोग आदमी के लिए नुकसानदेह माना है। अब जैसे कि गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना था कि बस्ती झुग्गी झोपड़ी को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल में फैसले पुराने के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी बस्तियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ये स्टोरी है जो कि इसके बारे में और भी आपको डिटेल में बताती है। अब यहाँ आ जाता है कि जबकि पहले वाले फैसलों में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था, न्याय आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह भी है कि मुकदमे की सुनवाई अदालतें कई साल लगा देती हैं। अब कोई भी उनके पास केस आया, उसको सुलझाने में कई साल लगा देंगे। वो केस जो मतलब सोचो किसी ने 80 साल की उम्र में अपने न्याय के लिए केस फाइल कर दिया तो मर जाएगा, तब तक भी उसका नंबर नहीं आने का, ये स्थिति हो गई है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि भारत में ये कोर्ट है वो कितने हैं। अब अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 34 है और कार्य भी 34 कर रहे हैं। हाई कोर्ट 1108 स्वीकार किए गए हैं और 775 ही कार्य कर रहे हैं। और जिला और अधीनस्थ न्यायालय मतलब जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं वो 25,042 है, जिसमें कि 19,192 ही काम कर रहे हैं। और ये जो 333 और 850 ये जो है ये क्या है, ये अभी खाली है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायियों की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा जो पूरी तरह स्वतंत्र हो, और ये हमारी लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, बाकी के और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी आपके 1 वीक में ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 4 चैप्टर ही और बाकी रह गए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।